नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। दिल्ली के विधायकों को अब वेतन पिछली बार के मुकाबले 66% यानी 66% ज्यादा मिलेगा। हैरानी की बात यह है और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस विधेयक को पारित कराने में ना दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई अड़ंगा अड़ाया, ना ही दिल्ली की सरकार को इस विधेयक को पारित कराने में और इस निर्णय को लेने में कोई परेशानी हुई। एक और जहां जनता अपने महंगाई भत्ते से लेकर बढ़ती महंगाई को लेकर निरंतर संघर्षरत रहती है, निरंतर परेशानियों का सामना करती है, दूसरी ओर जहां कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी पूरी नौकरी को बिता देते हैं, अपनी नौकरी को देश सेवा में करते हुए बिता देते हैं, उसके बनिस्पत नेताओं के वेतन से लेकर नेताओं के भत्ते तक आराम से बढ़ा दिए जाते हैं। बहुत ही बिना किसी शोर के, बिना किसी हंगामे के ये वेतन पास करा दिए जाते हैं। और यह सिर्फ किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, ये देश के हर राज्य के, हर राजनीतिक दल के और हर नेता के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी विचित्र परिस्थिति है जिसमें कोई भी राजनीतिक दल यह दावा नहीं कर सकता कि हम दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब हम अलग की बात करते हैं और जब हम अपनी बात को दिल्ली से शुरुआत करते हैं तो इस बात में जब दिल्ली का मौजूदा दौर में या बीते कई वर्षों से जब जिक्र होता है तो दिल्ली का मतलब भारत की राजधानी से भी कहीं गुना आगे बढ़कर अब उसका अर्थ बदल चुका है। उसका अर्थ इस रूप में बदल चुका है कि दिल्ली की पहचान आंदोलनों से रही। दिल्ली ने इस देश के इतिहास में तमाम आक्रमणों को गवाह रही है, उसने तमाम आक्रमणों को सहा भी है और दिल्ली ने तमाम आक्रमणों को आते हुए भी देखा, सहते हुए भी देखा और उनको किस तरह उनका असर कम हुआ या बिल्कुल नेपथ्य में हो गया, यह भी दिल्ली गवा रही है। दिल्ली ने दिल्ली सल्तनत को भी देखा, दिल्ली ने मुगलिया रियासत को भी देखा। दिल्ली एक बादशाह की मजबूरी का गवाह भी बनी। दिल्ली ब्रिटेन की हुकूमत का, इंग्लैंड की महारानी के बढ़ते हुए प्रभाव का और झुकते हुए ध्वज का भी प्रमाण रही। दिल्ली ने अनेक नेताओं को सत्ता में आते हुए देखा और अनेक नेताओं को सत्ता से बेदखल होते हुए भी देखा। आपको लग रहा होगा कि आज के वीडियो में सत्ता शब्द और एक तरह से राजपाट का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है, क्योंकि आज का हम अपना ये वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर और एक ऐसे राजनीतिक दल के संदर्भ में करने वाले हैं जिन्होंने दावा तो इस देश में बदलाव का किया था, लेकिन वो कब बदलाव के रास्ते पर चलते हुए, कथित तौर पे बदलाव के रास्ते पर चलते हुए वो खुद बदल गए। उन्होंने खुद को इस रूप में बदल लिया कि आज ना उन्हें अपना अतीत याद है, ना उन्हें अपने अतीत में किए गए वादों से लेकर अपने अतीत की परिस्थितियां याद हैं। नेता का नाम आप सब जानते हैं। जब आप इस वीडियो को धीरे धीरे सुनने लगेंगे और इससे के सामने आने वाले तथ्यों को जब आप गहराई से अपने भीतर समाने लगेंगे तो आप उन नेता का नाम भी समझने लगेंगे। नेता स्वयं को आम जरूर कहते हैं, लेकिन उनसे बड़ा अब कोई खास भी नहीं है। यह एक तथ्य के रूप में सामने आता है। जब हमने वेतन से शुरुआत करी तो एक दौर में यह नेता ये कहा करते थे कि वो नेता दूसरों के लिए कहा करते थे कि राजनीतिज्ञों की, नेताओं की ये बहुत पुरानी एक आदत रही है, एक बहुत पुराना उनका बिहेवियर रहा है, नेचर रहा है कि वो अपने वेतन से लेकर अपने लिए सुलभ परिस्थितियों को स्वयं ही निर्मित करते हैं और उसका निर्णय बिना किसी शोर के, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी प्रश्न के उसका निर्णय करवा लेते हैं। लेकिन आज की गंभीरता को आप इस बात से समझिए, इस विषय की गंभीरता को इस बात से समझिए कि वही नेता आज अपना वेतन खुद बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, वेतन बढ़ाना चाहिए। जनता के प्रतिनिधियों को यदि वेतन नहीं मिलेगा तो क्या सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा? यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम दिल्ली का जिक्र करते हैं तो दिल्ली का जिक्र जब हम कर रहे हैं तो अब नाम छिपाने से भी कोई फर्क नहीं रह जाता है, क्योंकि दिल्ली का नाम आते ही हर किसी के जहन में एक नेता का नाम आता है। नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का विश्लेषण आज इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इन दिनों देश के तमाम राज्यों के दौरों पर हैं, चुनावी दौरों पर हैं, वादों की लंबी एक फहरिस्त वो गिना रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं, जनता को यह आश्वासन दिला रहे हैं कि यदि उनके संबंधित राज्य में आम आदमी पार्टी का नाम जरूर अभी तक आम आदमी पार्टी है, लेकिन चार्टर से उतरने वाले नेता को अब आप आम मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। पार्टी का नाम निसंदेह आम आदमी पार्टी है और केजरीवाल का यह वादा है कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है और उसे
संबंधित राज्य की बागडोर उसके हाथों में आती है, उसका प्रशासन उसके हाथों में आता है, उसकी व्यवस्था उसके हाथों में आती है, तो वो क्रांतिकारी कार्य करेंगे, वो क्रांति ला देंगे, पूरे प्रदेश के भीतर वो क्रांति ला देंगे। अपना वेतन खुद बढ़ाने वाले अब क्रांति भी लाने वाले हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है जिसे आप इस वीडियो के शुरुआत में ही समझ लीजिए। केजरीवाल की पार्टी का जिक्र इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बीते वर्षों में हमने सिर्फ 2 राजनीतिक दलों का उभार एक बहुत ही नए सिरे से देखा। भारतीय जनता पार्टी का उभार, उसका उभरना, उसका नए सिरे से पूरी राजनीतिक परिदृश्य को एक नए सिरे से मथना, एक नए सिरे से गढ़ना, उसको एक नया आकार देना। यह मानना होगा कि राजनीति को बदला गया, अलग तरीके से बदला गया, जिस भी रूप में बदला गया, लेकिन बदलाव को स्वीकार करना आज की सच्चाई है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बनिस्पत एक और राजनीतिक दल आगे बढ़ता है, वह राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस देश के दिल्ली से बढ़ना शुरू होती है और धीरे धीरे इस देश के संवेदनशील राज्य पंजाब से होते हुए कुछ हद तक या कुछ सीमित संख्या में गुजरात तक पहुंच जाती है। इतने छोटे समय में एक राजनीतिक दल का इस रूप में बढ़ना निसंदेह एक उपलब्धि है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इस उपलब्धि से इस देश को क्या हासिल हुआ या इस देश को क्या प्राप्त हुआ? आम आदमी पार्टी किन सिद्धांतों के साथ आई थी और उसने राजनीतिक मिजाज को किस रूप में बदला, या इसके बनिस्पत दूसरा शब्द प्रयोग करें किस रूप में परिवर्तित किया, या और नया शब्द प्रयोग करें किस रूप में अस्त व्यस्त किया। अस्त व्यस्त करना इसलिए भी कहना जरूरी हो जाता है, या इस शब्द का प्रयोग इसलिए भी यहां मौजू हो जाता है, यानी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक जो सिस्टम है, जो उसका पूरा व्यवस्था चली आ रही थी, उसके एक ठहराव के जल में, यानी एक ठहराव जो पानी में था, स्टिल वाटर, उसमें रिपल्स तो मचाए, यानी कि उसमें बुलबुले जरूर उठाए, लेकिन वो बुलबुले कब बदलाव से खुद ही बदल गए यह समझ नहीं आता। यह एक बहुत ही थीसिस का विषय है जिसको लेकर पीएचडी भी की जा सकती है। आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। राजनीतिक पीएचडी बहुत महत्वपूर्ण होती है, भारत के परिदृश्य में तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब जिक्र होता है तो अब अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल बीते कई दिनों से चुनावी राज्यों के दौरों पर हैं, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक। बड़ी हैरानी की बात है, एक समय जो पार्टी क्राउड फंडिंग से और जनता के आश्रय अपने राजनीतिक वजूद को तलाशा करती थी और ये कहा करती थी कि हम जनता से पैसे लेकर अपनी पार्टी चलाते हैं, आज वो 4 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव प्रचार करती है। लेकिन यदि उससे ये प्रश्न किया जाए कि आपके पास ये पैसा कहां से आता है, तो वो इनकार कर देते हैं। वो इनकार कर देते हैं और इस रूप में थोड़ा नाराज हो जाते हैं या थोड़ा असहज हो जाते हैं कि हमसे हमारे पैसे का हिसाब क्यों मांगा जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि आम आदमी पार्टी के चुनावी राज्यों में जाने से इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में क्या कोई नया बदलाव आएगा, या क्या यह महज चुनावी दौरे हैं, या इनके पीछे कोई सोच है, इनके पीछे कोई रणनीति है, या खेल नया है। आम आदमी पार्टी भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक विचित्र किस्म की पार्टी है। यह पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट कर चलती है, जिसका अपना संगठन उस रूप में नहीं है जिस रूप में एक समय वाम दलों का हुआ करता था, काडर बेस। भारतीय जनता पार्टी का आज भी है काडर बेस, कांग्रेस का आज भी है काडर बेस, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई काडर नहीं है। पहली बात, आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द की परिस्थितियों से चलती है और वो परिस्थितियां एक आंदोलन से निकली, कथित आंदोलन से निकली, इस देश के साथ हुए सबसे बड़े धोखे से निकली। वर्ष 2011 से 14 के बीच की परिस्थितियां शायद कोई भूला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन सिंह थे और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कुर्सी पर अन्ना हजारे थे। कौन कब कहां से आया और अब कहां चला गया ये कोई नहीं जानता। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर में दिख रहा तमाम शख्सियतें, वो तमाम शख्सियतें तस्वीर लिए जाने से पहले किसी के लिए परिचित नहीं थी। वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाके में जरूर प्रचलित रहे होंगे, प्रसिद्ध रहे होंगे, लेकिन वो तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में दिखने वाला तमाम शख्स, हर व्यक्ति इस तस्वीर को लिए जाने से पहले इस देश के लिए अनजान था। लेकिन इस तस्वीर को लिए जाने के बाद और इसके पश्चात हुए उस आंदोलन की परिस्थितियों से जन्मे एक राजनीतिक दल के महत्व, ये सभी लोग प्रचलित हो गए।
पूरा देश इन्हें जान गया, समूचा हिंदुस्तान इन्हें जान गया। और हिंदुस्तान के जानने का अर्थ था कि अब ये एक खांचे तक सीमित नहीं रहने वाले थे, ये आगे बढ़ने वाले थे। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी, उसने दिल्ली की सत्ता में 3 बार वापसी करी। 2013 में पहली बार उसे 28 सीट मिली, 2015 में बढ़कर 67 सीट मिली, 2020 में कुछ घटकर लेकिन तब भी 62 सीट मिली। उसके बाद वो पंजाब पहुंचती है, 2017 में उसे 20 सीट मिलती है, 2022 में 92 सीट मिलती है। गुजरात पहुंचती है तो शुरुआत में 5 सीट मिलती है, 2027 में अभी समय है। कहने का अर्थ है कि यह पार्टी बढ़ती तो है, इससे इंकार नहीं है, यह पार्टी आगे बढ़ती है, इससे भी इंकार नहीं है। तो क्या आने वाले 4 राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में क्या यह पार्टी आगे बढ़ेगी? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या यह पार्टी उस रूप में आगे बढ़ेगी जिस रूप में इसे दिल्ली और पंजाब में सफलता मिली? तीसरा प्रश्न, अब आगे क्या? आज का यह वीडियो बनाने का मकसद यह है, अब आगे क्या? अरविंद केजरीवाल हर चुनावी राज्य में जाके ये वादा करते हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य का एक नया मॉडल पेश करेंगे। कमाल की बात है, जिस राजनीतिक दल का शिक्षा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक ही जेल में भ्रष्टाचार और हवाला के आरोपों में जेल में बंद है, वो पार्टी वादा कर देती है। कमाल की बात है, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। वादा करने के पश्चात अरविंद केजरीवाल आंकड़ों के थोड़े कमजोर इस रूप में जरूर है कि वो आंकड़े ठीक नहीं देते। आपकी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दिल्ली में बनाए गए स्कूलों के आंकड़े हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार का पहले से ही वादा रहा कि जब वो दिल्ली की सत्ता में आएंगे तो 500 नए स्कूल बनाएंगे। स्कूल तो बने नहीं, लेकिन कुछ बने, ऐसी बात नहीं है। स्कूल बने, 63 स्कूल बने, 63 स्कूल बनाए गए, यानी वादा 500 का, बनाए 63 स्कूल। अब इसको अरविंद केजरीवाल के बयान से जोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल अपने बयानों में कहते हैं कि यदि जनता को हमारा काम पसंद ना आए और हम अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए तो आप हमें वोट मत दीजिएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2015 से 20 तक 500 स्कूल बनाने के वादे में सिर्फ 63 स्कूल बनाते हैं, लेकिन 2020 में फिर चुनाव में खड़े हो जाते हैं। यानी कि ये सब बातें जनता को सिर्फ एक बात बताने की होती है। नेताओं के कथनी और करनी में फर्क हमेशा से रहा है, जिसे अरविंद केजरीवाल ने थोड़ा बढ़ा दिया। फर्क सिर्फ इतना है। दूसरी बात, स्वास्थ्य का जहां तक विषय आता है तो दिल्ली में कोरोना की परिस्थितियों से लेकर उसके पश्चात दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल में मोहल्ला क्लिनिक का योगदान किस रूप में रहा, इसको लेकर तमाम अखबारों में, तमाम वेबसाइट के जरिए प्रकाशित की जाती रही, खबरों को सामने लाया जाता रहा। आप इसे देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ यह नहीं है कि ये सत्ता के पाले हुए पोषित पत्रकार हैं, ऐसी बात नहीं है। जो किसी सत्ता से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्होंने भी ये खबरें बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ाई। वो अलग बात है कि पढ़ने की जहमत जनता को ही उठानी पड़ेगी, नागरिक को ही उठानी पड़ेगी। तीसरी बात, जब ये मॉडल का जिक्र होता है तो जब इन चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी जनता से वादा करते हुए आगे बढ़ती है, तो क्या अब इन चुनावी राज्यों में उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इन चुनावी राज्यों में उसका प्रभाव इस रूप में आगे बढ़ेगा कि वो चुनावी परिस्थितियों को बदल दे? क्या वो चुनावी परिस्थितियों को उस रूप में बदल पाएगी जिस रूप में वो दावा कर रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक दिल्ली नहीं है, और ना ही ये राज्य पंजाब है। पंजाब आम आदमी पार्टी के इतिहास का और उसके पूरे राजनीतिक जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण और खूबसूरत अनुभव, या इसे यूं कहें एक खूबसूरत अपवाद रहा है, जिसने एक राजनीतिक दल को अर्श से इस रूप में अर्श पर पहुंचा दिया कि जहां वो राजनीतिक दल एक समय उसकी कहीं उपस्थिति नहीं थी, वो पूरे पंजाब पर आज उसकी हुकूमत है, उसका शासन है। वो किस भी रूप में शासन कर रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन यह सच्चाई है कि उसका शासन है। ऐसे में यह प्रश्न और जरूरी हो जाता है, क्या इन राज्यों में उसका प्रभाव पड़ेगा? इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, और सबसे महत्वपूर्ण इसका उत्तर यह है, यह वह आम आदमी पार्टी नहीं है जो आज से 1-2 महीना पहले तक यह दावा करती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए हैं। क्योंकि एक राजनीतिक दल जिसका डिप्टी सीएम लेवल का एक नेता, स्वास्थ्य मंत्री कद का एक नेता, यदि जेल में भ्रष्टाचार और हवाला के ही आरोपों में जेल में बंद है, तो आप भ्रष्टाचार से क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है कि कल को मेहुल चौकसी आकर आपको बैंक फ्रॉड के खिलाफ भाषण देने लगे, या इसे और सरल कीजिए, निर्भया के चारों आरोपी महिला सुरक्षा पर बयान देने लगे। इसे और सरल कीजिए, कोई भी राजनीतिज्ञ वादों को पूरा करने पर अपनी महत्ता को बताने लगे। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं,
आपको लग रहा होगा कि ये जितनी भी बातें अब तक हमने की, ये तो हर राजनीतिक दल के साथ है, ये तो हर नेता के साथ ये परिस्थितियां होती है। कौन अपने वादे पूरे करता है? हर कोई वादे करता है, ऐसा नहीं है। ये सरलीकरण जो इस देश में व्यवस्था का होता रहा कि ये पहले भी होता था, ये हमेशा होता था, तो आगे भी होने देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। एक उदाहरण के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। उस दौरान देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आए हुए थे। नितिन गडकरी से बीजेपी के एक उम्मीदवार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का आग्रह किया। नितिन गडकरी ने आग्रह स्वीकार कर लिया। उस विधानसभा क्षेत्र में जनता की कुछ समस्याएं थी और किसी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, उस इलाके से संबंधित विषय को लेकर नितिन गडकरी से उस प्रत्याशी ने कहा कि हमारे यहाँ यह समस्या है, यदि आप अपनी ओर से, क्योंकि नितिन गडकरी की एक विश्वसनीयता है, इससे इनकार नहीं है, उनके हाईवे को लेकर किए गए काम, सड़क निर्माण में किए गए काम का एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। उस उम्मीदवार ने नितिन गडकरी से कहा कि आप अपनी ओर से मेरे लिए यह वादा कर दीजिए कि यदि हम, पहली बार यदि मैं विधायक बनता हूं और दूसरी बार यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है, बीजेपी सत्ता में आती है, तो यह वादा किया जाएगा। नितिन गडकरी ने उस उम्मीदवार से पलटकर पूछा, क्या यह वादा पूरा करना संभव है? उम्मीदवार ने कहा संभव तो नहीं है, उस रूप में संभव नहीं है। नितिन गडकरी ने मना कर दिया। नितिन गडकरी ने उस इलाके में रैली करी, जनसभा की, लेकिन वो वादा नहीं किया। दूसरा उदाहरण, उत्तराखंड के कांग्रेसी उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के द्वारा एक पुल बनाने को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन से परिचित थे। चुनावी मौसम था, 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव थे। उत्तराखंड की परिस्थितियों से सब वाकिफ है, पहाड़ी राज्य है, वहां पुल के निर्माण में कितनी सावधानी बरतनी होती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जोशीमठ का उदाहरण हम सबके सामने है। कांग्रेस के उस उम्मीदवार ने राहुल गांधी से यह अपील करी कि आप मेरी ओर से वादा कर दीजिए कि जब मैं यदि विधायक बनता हूं और यदि उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हम ये घर बनाएंगे, हम ये घर बनाएंगे और हम ये पुल बना के देंगे, हम इस पुल को बनाकर देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। राहुल गांधी ने भी पूछ लिया, क्या यह संभव है? उम्मीदवार ने कहा संभव नहीं है। पुल बनाना जिस इलाके में लोगों की मांग है वहां संभव नहीं है। लोगों की मांग तो व्यवहारिक नहीं है, लेकिन चुनाव में हम जोखिम भी नहीं उठा सकते। राहुल गांधी ने मना कर दिया। ये दो उदाहरण दोनों अलग अलग राजनीतिक दल के नेता हैं। नितिन गडकरी बीजेपी से है, राहुल गांधी कांग्रेस से है। लेकिन यह उदाहरण देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? यह उदाहरण देने की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि यदि नेताओं के भीतर स्वयं का एक विवेक होता है तो नेता जनता के अनुरूप आचरण करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप आचरण करते हैं। हर चीज का सरलीकरण कर देना कि यह पहले भी होता था, आगे भी होना चाहिए, यह किसी भी समस्या का, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। आप पहले भी फेल होते थे तो आप आगे भी फेल होने चाहिए, यह कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, यह कोई उत्तर नहीं हो सकता। यदि आप जीवन में अभी तक असफल रहे तो यह आपके बचाव का एक कारण नहीं हो सकता, एक आपका बचाव नहीं हो सकता कि आप ये कहने लगे अगर हम अभी भी असफल रहे तो आगे भी असफल ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। सफलता वहीं से मिलती है जहां आप ठान लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल वादा करते हैं लेकिन उसे उस रूप में निभाते नहीं, और निभाते नहीं है लेकिन फिर भी जनता से वादा करते हैं हम ये वादा करेंगे, वादा निभाएंगे, वादा निभाते नहीं है। उदाहरण के लिए राजस्थान में अरविंद केजरीवाल ने वादा करा हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। दिल्ली में आप बनाते नहीं, पंजाब में आप बनाते नहीं, लेकिन राजस्थान में हम बनाएंगे। क्या पंजाब की जनता या दिल्ली की जनता ने कोई गुनाह किया है कि उन्हें नए स्कूल नहीं मिलने चाहिए? ये पूछा जाना चाहिए। क्या पंजाब की जनता ने कोई गुनाह किया है कि उन्हें नए स्कूल नहीं मिलने चाहिए? ये पूछा जाना चाहिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनमें से कितने विधायकों ने विधानसभा के सत्र में किसी अस्पताल को लेकर, किसी स्कूल को लेकर, उसके निर्माण को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, अपने लिए फंड मांगा? ये पूछा जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ आम आदमी पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए, तो सभी पार्टी से पूछा जाना चाहिए। बदलाव का दावा इन्होंने किया था। यह हमारे मीडिया के बंधु और हमारे समाज का एक वर्ग बहुत आराम से कहता है कि सभी तो ये करते हैं तो इनसे क्यों पूछते हैं? वादा आपने किया था तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जो बाइडेन से पूछा जाएगा? क्या इसके लिए ऋषि सुनक से पूछा जाएगा? या क्या इसके लिए एंथनी एल्बनीज से पूछा जाएगा जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है? किससे पूछा जाएगा?
अगर जनता अपने नेताओं से नहीं पूछेगी तो जनता किससे पूछेगी? इसलिए हमने आपको आज नितिन गडकरी का भी उदाहरण दिया, राहुल गांधी का भी उदाहरण दिया कि जनता को बताने का काम और जनता के प्रति क्या जवाबदेही एक नेता की होनी चाहिए, यह इन दो राजनीतिज्ञों से कम सीखा जा सकता है। और इसमें कोई पक्षपात भी नहीं है, दोनों ही राजनीतिक दलों का हमने इसलिए जिक्र किया ताकि किसी को यह ना प्रतीत हो कि एक तरफा है। हमने दोनों की बात करी, नितिन गडकरी भी, राहुल गांधी भी। इसी के साथ जब इस वीडियो का अब हम अंत कर रहे हैं तो एक बात कहनी बहुत जरूरी हो जाती है। आप चुनाव लड़िए, अच्छी बात है, कितनी लोकतंत्र की ये कितनी खूबसूरती है, या इसे यूं कहें देश के विपक्षी एकता का भी इससे एक उदाहरण मिलता है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसद दिल्ली में विजय चौक पर गौतम अडानी के घोटाले के संदर्भ में नारेबाजी करते हैं। वही अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जाकर बीजेपी कांग्रेस को भाई बहन बता देते हैं, दो बहनें बता देते हैं, दोस्त बता देते हैं, आपसी रिश्तेदार बता देते हैं, क्या क्या बता देते हैं। यानी कि दिल्ली में आपका कुछ एक नजरिया है, छत्तीसगढ़ में अलग नजरिया है, मध्य प्रदेश में अलग नजरिया है, कर्नाटक में अलग नजरिया है। निहितार्थ सिर्फ इतना है कि यह पूछा जाना चाहिए कि इस राजनीतिक दल के पास पैसा कहां से आता है। दूसरा, आप जिन सिद्धांतों से होकर आए वो सिद्धांत कहां गए। तीसरा, आप जिन सिद्धांतों के दावे कर कर दूसरों को अपशब्द कहा करते थे, मनमोहन को मौन मोहन कहा करते थे, शीला दीक्षित को हम वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्षमा चाहते हैं, आप खुद उसे समझ लीजिएगा, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इस देश में पवित्रता और जिह्वा की यानी जीभ की पवित्रता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसलिए हम उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। लेकिन शीला दीक्षित के लिए वो कहा गया, नितिन गडकरी के लिए क्या कहा गया, अरुण जेटली के लिए क्या कहा गया, सुषमा स्वराज के लिए क्या कहा गया। हर नेता के लिए आप जो कहते थे, जब आज आप पे खुद ये आ रही है तो आप किस दावे से, किस माध्यम से दावा कर सकते हैं कि हम बदलाव के लिए आए हैं। बात का लपोलवाब यही है कि आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति को उसने विचलित जरूर किया, इससे इनकार नहीं है। उसने भारत के राजनीति के ठहराव में एक तरह से ओहो या हलचल जरूर मचाई, इससे भी इनकार नहीं है। उसने भारत की राजनीति में एक नए परिवर्तन को कुछ समय के लिए लाया, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन भारत की राजनीति को इतना हल्का बना देना और भारत के राजनीतिज्ञों के चरित्र को इतना कमजोर दिखा देना इस पार्टी के अलावा किसी ने नहीं किया। इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा, इंदिरा गांधी को भी देखा, मनमोहन सिंह को भी देखा, पीवी नरसिम्हा राव को भी देखा, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा, माटी के लाल के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को देखा, कंप्यूटर के रूप में राजीव को देखा, किसान के रूप में चरण सिंह को देखा। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना सियासत को हल्का नहीं किया जितना अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने किया। किसी भी राजनीतिक दल अक्रॉस पार्टी लाइन, हर राजनीतिक दल को इसमें ला दीजिए किसी भी राज्य से, लेकिन इतना हल्का व्यवहार, इतना अशोभनीय व्यवहार, इतना राजनीति को मजाक का विषय बना देने वाला सरीखा व्यवहार किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। और यह इसलिए आज ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया क्योंकि एक बार गलती हो सकती है, दो बार गलती हो सकती है या तीन बार हो सकती है, लेकिन यदि आप हर बार के लिए सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करें तो यह सही नहीं है, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। लौटकर चलिए वीडियो के शुरुआत में, दिल्ली के विधायकों का वेतन 66% बढ़ा दिया गया। इसमें ना उपराज्यपाल की कोई नाराजगी रही और ना दिल्ली सरकार को कोई आपत्ति हुई, ना उसे कोई सबसे महत्वपूर्ण बात कोई अड़ंगा आया, कोई अड़चन आई। अपना वेतन दिल्ली सरकार ने कितनी सरलता से बढ़ा दिया और अपना वेतन कितने नए तरीके से, कितने सलीके से, कितने पवित्रता से, कितनी शांति से अपना वेतन बढ़ा दिया। जनता वो अपनी परेशानियों से ऐसे ही दो चार होती रहेगी, लेकिन सोचना आपको है। जनता तो तालियां बजाती है, लेकिन नागरिक को सोचना है। सोचने का काम नागरिक का है, सोचने का काम नागरिकों का है, क्योंकि नागरिक और जनता के बीच सिर्फ इतना फर्क है, जनता तालियां बजाती है, नागरिक समीक्षा करता है। और जब नागरिक समीक्षा करता है तो वो यह भी देखता है 500 स्कूल के वादे में 63 बने, अस्पताल
बनाने के दावे पर मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार बने, और सबसे महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही लड़ाई में भ्रष्टाचारी ही बने। इसी के साथ इस वीडियो का जब हम समापन करते हैं तो आम आदमी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को लेकर सिर्फ इतना कहा जा सकता है, शोर तो बहुत होगा, अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको आजादी है, सब चुनाव लड़िए, हर पार्टी को लड़ना चाहिए, जनता को विकल्प देना चाहिए, लेकिन जनता, क्षमा कीजिए, नागरिक को यह देखना है, नागरिक को यह समझना है कि जो विकल्प दे रहे हैं वो विकल्प आपके लिए दे रहे हैं या विकल्प खुद के लिए दे रहे हैं, आपके कंधे पर चढ़कर खुद को विकल्प तो बता रहे हैं, लेकिन एक समय वो भी आएगा जब यही विकल्प आपको दरकिनार कर देगा, आपसे यानी नागरिक को दरकिनार कर देगा, और उसके बाद आप फिर उस चौराहे पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां से चारों ओर रास्ता जा रहा है, लेकिन आपको यह समझ नहीं आएगा अब हमें किस ओर जाना है। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, कुछ सुझाव हो तो सुझाव बताइए, ताकि कोई सुधार किसी रूप में लाना हो तो हम ला सके। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता की परिस्थितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए, जनता के पूरे जीवन को एक नए दिशा देने के लिए, एक नया आयाम देने की व्यवस्था का नाम है। उम्मीद है आपसे संवाद इसी रूप में स्वस्थ तरीके से बना रहेगा। पुनः आपसे इसी प्रकार मुलाकात होती रहेगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और याद रखिए, नेताओं का काम है आपसे वादे करना, ये नागरिक का काम है नेताओं से उनके वादे का हिसाब लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।